दिल्ली के डीएम साहब अपने गांव जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए और वहां पर जाने के बाद घर पे अपने जाने के बाद मार्केट जाते हैं किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। उनको फल खरीदने थे और फल खरीदने के लिए जो ही मार्केट पर वह चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो पुलिस वाले थे, सिपाही थे, वह उस फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब यह सब कुछ देखकर डीएम साहब इसका विरोध करने लगते हैं और पुलिस वाले उसे कहने लगते हैं कि तुम सरकारी काम में जो है दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो, हम लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं ऐसा कैसे जेल में बंद कर दोगे, यह तुम्हारा सरकारी काम नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले डीएम साहब को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से थाने लेकर जाने लगते हैं। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना पटना के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है अजय। अजय के घर में उसके माता पिता हैं, उसके चाचा ताऊ सभी लोग हैं। पूरा भरा पूरा परिवार था। परिवार अच्छा खासा था और अजय के पिता खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और वह पढ़ने लिखने में अजय काफी ज्यादा होशियार था। अक्सर उसको टीचर कहा करते थे कि बेटा तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनेगा। और इस बात को सुनकर जो है अजय है काफी खुश होते थे और उसके दिमाग में भी यह बात आ जाता था कि बड़ा होकर उसको बड़ा अफसर बनना है ताकि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से चलती रहे। और उसके टीचरों का जो सरकार है वह उसके धीरे धीरे समय विस्तार से समय के साथ साथ अजय होनहार होता चला जाता है। अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहां से कर लेता है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और तब तक उसे यूपीएससी के बारे में भी पता चलता है। अक्सर आज अपने माता पिता की अजय खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। इसी तरह खेत में काम करने के दौरान अजय अपने पिता से इस बारे में बात करने लगता है। वह कहता है कि पिताजी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अब मैं यूपीएससी का टेस्ट के लिए जो है करना चाहता हूँ। अजय के पिता जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कहते हैं इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो बताता है पिताजी इसकी पढ़ाई के लिए मुझे इस बार बाहर जाना होगा, कहीं पर रहकर पढ़ाई करनी होगी। अगर एक जो है बार ये टेस्ट क्लियर हो जाएगी तो पूरे गांव के अंदर आपका नाम रोशन हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छी बात है, तो बाहर जाकर पढ़ाई कर ले। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अजय का परिवार बहुत जो है मिला जुला परिवार था और बहुत गरीब फैमिली से था और उन लोगों के लिए यह सब कुछ चीज बड़ी जो है मेहनत से करनी थी। कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ अजय को वहां पर कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। अब जैसे अजय को 2 साल बीतते हैं तो 2 साल के अंदर जो है ये टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाता है। इसी वजह से बेटा उसके पिताजी कहते हैं बेटा इस चीज को छोड़ दे, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे, तुम्हें इतना पैसा हम कहाँ से देंगे, तू वापस आ जा, तू इसके लिए नहीं बना है। तब वो बोलता है पिताजी आखिर बात क्या है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब वजह वहां से आया तो उसने अपने पिता को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया था और उसके पिता ने बड़े जज्बे के साथ उसे यहाँ पर कोचिंग करने के लिए भेजा था। उसका पिता कहता है बेटा अब मैं बुजुर्ग हो चला हूँ और अब मेरे बस की काम करना नहीं रह गया है और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरे फर्ज बनता है कि अपने परिवार के बागडोर को संभाले। लेकिन तू अभी वहां पर कोचिंग कर रहा है और तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर इससे आगे तो कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुझे ये आर्थिक मदद नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई में काफी ज्यादा खर्च आता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। अब इस बात को सुनकर आज थोड़ी देर तक सोच में अजय पड़ जाता है और सोच विचार करके अपने पिताजी से कहने लगता है पिताजी अब मैं अपने लक्ष्य बहुत ज्यादा मैं करीब आ गया हूँ, आप फिलहाल मुझे उस काम को करने दो ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। इसके बाद अजय के पिता कहते हैं बेटा अब यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे भेज सकता हूँ। इसके बाद अजय कहता है ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पड़ेगा उतना दीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, वह पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और जॉब करने के बाद अपने जो है टेस्ट को क्लियर कर लूंगा। उसके बाद उसके पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं ठीक ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा है तो ऐसा ही कर, जो हमसे बन पाएगा हम तुम्हारे लिए भेज देंगे, बाकी तुम्हें वहीं से अपनी सपोर्ट रखनी पड़ेगी। इसके बाद जो अजय होता है वह वहां पर काम ढूंढने लगता है। अभी एक लाइब्रेरी के बाहर उसे एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है, काम ढूंढने लगता है और उस पर्चे में लिखा हुआ था
कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो अच्छी खासा उसे मैं तनख्वाह मैं दूंगा और साथ में उसे रहने के लिए यहाँ पर कमरा भी मिल जाएगा। उसके बाद जो अजय होता है वहाँ के मालिक से बात करने लगता है कि भाई मुझे तो मेरी लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बेशक से कर सकते हो। अब लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अजय को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाया करता था और बाकी ज्यादा कुछ काम वहाँ पर करना नहीं था, एक तरह से उसकी रखवाली करनी थी। इस काम के लिए वह वहाँ पे काम जो है लाइब्रेरी को देखभाल करने का काम करता है और कितने बच्चे आते हैं कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब किसको आना है कौन कब जाना है, इन सब का हिसाब भी वह रखा करता है। साथ में पढ़ाई कर रहा था और इसी तरह से कुछ समय और भी बीत जाता है। लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हुए हो गए थे और जैसे 2 साल के कंप्लीट होते ही इसी दौरान इसका जो है इंटरव्यू जो है देता है और टेस्ट क्लियर होने के बाद वह एसडीएम बन गया था। अब एसडीएम बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं होता है। अपने माता पिता को सबसे पहले इस खुशी को बताता है और कहता है बाबूजी एसडीएम बन गया हूँ। अभी उसके माता पिता को पता चलती है और इस खुशी को पूरे गांव में वह लोग बताते हैं, सभी लोग को बताते हैं हमारा बेटा एसडीएम बन गया है, क्योंकि उनके गांव का एक लड़का एसडीएम बन गया था। तो अब गांव वाले भी काफी खुश थे, गांव का नाम भी रोशन था, इससे हो गया था। इसके बाद अजय एसडीएम के पद पर गाजियाबाद में नौकरी करता है और वहां पर 3 साल लगातार काम करने के बाद उसको प्रमोशन हो जाता है और वह जो है डीएम बन जाता है। अब जैसे वह डीएम बनता है तो डीएम बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल गया था, एक गाड़ी मिल गई थी और साथ में गार्ड भी मिल गया था। इसके बाद अजय अपने माता पिता के पास फोन करता है और उनको फिर से एक बार इस खुशी को बताता है और कहता है कि मैं डीएम बन गया हूँ बाबूजी, अब आपको वहां पर नहीं रहना है, आप यहाँ पर मेरे साथ आकर रहो और कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो अजय के माता पिता होते हैं वह इस बात से बड़ी खुश है कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है और अब हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। वह अपने खास मित्र के पास जाते हैं जो कि टीचर थे और उन्हें इस खुशी को बताते हैं। इस बात को सुनकर अजय के पिता के दोस्त कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद तुम यहाँ का जो है कल्चर भूल मत जाना, यहाँ के लोगों को भूल मत जाना और उसे उससे उस आस पास में तुम्हारा गांव है और हमारा जन्मभूमि है, तुम इसे जरूर याद रखना। अजय का अपने जो घर है वहां पे अजय आता है, डीएम साहब उनको लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे और अपने माता पिता को पूरे परिवार को अपने साथ लेकर दिल्ली जाते हैं और वहीं पर उनका समय व्यतीत होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अजय के माता पिता को आए हुए 9 महीने बीत गए थे। अब 9 महीने बाद दिवाली आती है, दिवाली को अपने माता पिता के साथ वहीं पर मनाता है, लेकिन जो अजय है, अजय के पिता के दिमाग में वह बात चल रही थी। उसके दोस्त ने उससे कहा था कि अपने गांव को मत भूल जाना, यहाँ पर वह दिवाली मनाते हैं तो, लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है और वह गांव के बारे में सोचा करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद छठ पूजन का समय आता है और इस दौरान अजय के पिता का जो दोस्त था उसको फोन आता है, अजय के पिता के पास आ जाता है, हाल चाल पूछते हैं। पूछने के बाद अजय के पिता से कहते हैं कि अरे यार वहाँ तो तू छठ पूजन पर भी नहीं आएगा क्या, दिवाली पर भी मैं दिवाली पर भी तेरी राह देख रहा था, तुमने नहीं आया, ऐसा मत करना, छठ पूजन में भी ना आ सके तो मैं तुम्हें जरूर आना होगा और छठ पूजन हम लोग के साथ ही मनाएंगे। उसके बाद वह जो है अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है और अपने पूरे परिवार के साथ गांव में अजय पहुंचता है त्योहार मनाने के लिए, तैयारियां करने लगते हैं और धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीत जाता है। अब अगले दिन छठ पूजन थी और छठ पूजन के लिए उसके पिता बाजार से कुछ फल लाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन अजय के पिता कहते हैं कि नहीं बेटा तुम क्या करोगे, मैं जा रहा हूँ, तुम घर पे रहो, परिवार में और भी लोग हैं वह चले जाएंगे, तुम वहां क्या करोगे, तुम तो यहीं पर आराम से रहो। लेकिन अजय कहता है, जिद करने के बाद अपने भतीजे को अपने साथ लेकर मार्केट चला जाता है, फल खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है। साधारण से उसने कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थे और साधारण से ग्रामीण जो व्यक्ति होता है उसी तरह दिखाई दे रहे थे। वहां पर जाने के बाद में बाजार की जो है 4 चांद बाजार में लगे हुए थे, चारों तरफ देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे घूमते घूमते फल के दुकानों पर वह घूमते हैं और फल मोल भाव करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे
उस दुकान वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। मैं भी आपको पैसे नहीं दे सकता, दुकान वाले कह रहा था। उनको समझाने में जरा भी देर नहीं लगती है कि यह फल वाले से जो है अवैध वसूली कर रहे हैं। कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अवैध वसूली क्यों कर रहे हो? यहाँ पे ये लीगल नहीं है, यहाँ पर नहीं आपको करना चाहिए। यानी कि उन्हें हफ्ता नहीं मिला मिला था, तो इसी वजह से ऊपर जो है फल वाले के ऊपर वह चिल्लाता है। ऐसा नहीं रहा जाता है, यहाँ पर जगह दिखाने वाले तुम कौन होते हो? फल की जो है ठेले वाले से वह बार बार ये बात कह रहा है। पब्लिक है, पब्लिक जो है पुलिस वाले होते हैं, वह पहले अजय की तरफ देखते हैं और देखने के बाद एकदम से गुस्सा आ जाता है पुलिस वालों को। सोचते हैं कि साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरह से बात क्यों कर सकता है। उसे कहने लगते हैं कि अरे चल चल अपना काम देख, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है, अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे अंदर बंद कर दूंगा। अब इसके बाद अजय कहता है क्या क्या है, मैंने तो आपसे सही बात बताया और कानून के दायरे में रहकर काम करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप उस बात को मान नहीं रहे हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और जो है सारा जो है कानून उसको पढ़ाने लगते हैं। और इस बात को सुनकर जो अजय का भतीजा होता है वह एकदम से बोलने वाला था, लेकिन तभी अजय उसको मना करता है। इसके बाद कहता है कि कौन सी बात है, यह तो नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई जगह पर कोई अगर अवैध तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका होती है, आपका काम नहीं है। लोगों को आपका काम लोगों को सुरक्षा देना है, जो आप कर रहे हो। आप इसके बाद जो पुलिस वाले हैं और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और डीएम साहब और उसके भतीजे को पकड़कर गाड़ी में की तरफ खींचने लगते हैं। अब जैसे डीएम साहब देखते हैं तो पुलिस वालों से कहने लगते हैं, जो आप मुझे गाड़ी में क्यों बैठा रहे हो? उसके बाद कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी ज्यादा जबान चल रही है ना, तुम एक सरकारी काम को करने से हमें रोक रहे हो, इसी वजह से अब तुम्हें जो है हवालात में डालना पड़ेगा और जाकर तुम्हें पूरा कानून वहां पे जो है जेल में सिखाएंगे। डीएम साहब होते हैं अपने भतीजे के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और जो वहां के पुलिस वाले थे वह उन्हें बैठाकर सीधा थाने लेकर जाते हैं। वहां का दरोगा पूछता है कि यह कौन है, इन्हें क्यों पकड़ कर लाए हो? तो पुलिस वाले बोलते हैं कि साहब यह लोग हमें वसूली नहीं करने दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पर इन्हें पकड़ के लाया है। दरोगा साहब कहते हैं इन्हें जेल में डाल दो। डीएम साहब और उनके भतीजे को लाकर के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन लाकर के अंदर बंद करने से पहले जो पुलिस वाले थे उनकी तलाशी लेना भूल गए थे और डीएम साहब के पास अपना फोन था। अब जैसे उन्हें लाकर में बंद किया जाता है तो एक कोने में जाकर डीएम साहब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद पटना के डीएम साहब के पास फोन मिला देते हैं, उनको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फौरन जो है इस स्थान पर आ जाओ और आकर देखो तुम्हारे पुलिस वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं आम जनता के साथ और मार्केट में फल सब्जी वालों के साथ इसके जो है कैसा व्यवहार है। इसके बाद पटना के डीएम साहब के पास फोन करते हैं और फौरन एसपी साहब के पास फोन जाता है। एसपी और डीएम तुरंत वहां पे आ जाते हैं, दोनों सीधे जो है थाना पे पहुंच जाते हैं और थाने पे जैसे एक साथ डीएम एसपी साहब की गाड़ी आती है तो एकदम से पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फौरन से खड़े हो जाते हैं। अब एसपी डीएम साहब जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं तो एसपी साहब दरोगा से पूछने लगते हैं किस तरह से काम चल रहा है, कोई किसी भी दिक्कत किसी प्रकार की तो नहीं है ना? तब जो है क्योंकि त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत ना हो जाए। दरोगा साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे रहते हुए जो आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। एसपी साहब लाकर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लाकर में किसको बंद कर रखा है? दरोगा साहब कहते हैं कि साहब यह कानूनी काम में अड़चन डाल रहा था, 2-4 दिन लॉकअप का हवा खाएगा, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। एसपी साहब एक जोरदार चाटा अपने दरोगा को जड़ देते हैं। अब जैसे ही दरोगा साहब को चाटा लगता था एकदम से वह हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर क्या हुआ है। तो इसके बाद जो डीएम साहब हैं और कहने लगते हैं तुमने किसे अंदर बंद किया है? यह दिल्ली के डीएम साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से फोन किया है, तुम लोगों की अवैध वसूली में किसका किसका हाथ है। अब दिल्ली तक भी यह बात पहुंच जाएगी, सभी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वह सभी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं बाहर जो है उनको बाहर निकलवाते हैं और कहते हैं एक पुलिस वाला जो है जाकर लाकर खोलता है और डीएम साहब को बाहर निकालता है। उसे पटना के डीएम साहब से दिल्ली के डीएम साहब हाथ मिलाते हैं और उसे कुछ बातें करने लगते हैं कि यह बताइए अगर आपको परेशानी थी तो आप पहले भी फोन कर सकते थे,
वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन-कौन लोग मिले हुए हैं। तो इस बात को सुनने के बाद जो पटना के डीएम साहब हैं, एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जैसे वह सस्पेंड होते हैं तो सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से उनसे माफी मांगने लगते हैं और यहाँ तक कि डीएम साहब अजय से भी माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमें तो पता नहीं था आप डीएम साहब हो। तो उसके बाद डीएम साहब कहने लगते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है और तुम लोग जो है अवैध वसूली करते हो, इसी वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम लोगों को सरकार तनख्वाह देती है किसी को सुरक्षा करने के लिए, तुम लोग अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम क्यों करते हो? तुम लोगों को नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डीएम साहब को पकड़कर यहाँ पर लाए थे और अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब डीएम साहब गांव जाते हैं, इतनी देर कैसे हो गई? उनके पिताजी पूछते हैं। डीएम साहब जो है इत्मीनान से बैठकर पूरा बात अपने पिताजी को सुनाते हैं और वहां पर बैठे हुए उसके परिवार वाले भी सुन रहे थे और इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब के पिता को अपने बेटे पर बहुत फक्र महसूस होता है और वह कहते हैं कि बेटा अच्छा किया जो तुमने उन पुलिस वालों के साथ ऐसा किया। यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी चीजों को इसी तरह से रोका जा सकता है। अगर तुम जैसे अधिकारी इधर उधर ऐसा काम करने लगे तो उसके बाद सभी परिवार वहां पर छठ पूजन करता है और खुशियों के साथ डीएम साहब अपने परिवार के साथ वापस वहां पर लौट जाते हैं दिल्ली में वहां पर जाकर अपना कार्यभार संभालने लगते हैं और इसी तरह लगन और मेहनत से काम करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी, लेकिन वहां पर उनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब छुड़ाने के बाद उसे पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हो अजय के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो पुलिस वालों के बारे में जो फल वाले अवैध वसूली रूप से कर रहे थे? आप क्या कहना चाहते हो? अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ सीख सको और अपना सुरक्षा स्वयं कर सको। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक